तुलसीदास जी, ये हाल है मुसलमानों के कि सुबह निकलेंगे तो ये नहीं पता शाम को इज्जत से घर पहुंच जाएंगे। ये हाल है। ये नहीं पता कि कोई दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, धर्म के नाम पे खाल उतार लेगा, नहीं पता है। किसी के आगे गर्दन झुकाना मत, चाहे गर्दन कट जाए। और हमारे खून में, शरीर में लहू का आखिरी कतरा है। हम अपने प्राणों को बलिदान कर देंगे, लेकिन आपके सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। याद रखें। देखता है आपके आंसू। एक अकेला अपने सैकड़ों, हजारों, लाखों साथियों के साथ अगर खड़ा हो गया है तो सारे बड़े बड़े कोट पैंट वालों को, कुर्सी वालों को ये समस्या हो गई है। लेकिन क्यों मारना चाहते हैं वो लोग मुझे? मैंने उनकी भैंस खोल ली है, मैंने उनकी जमीन छीन ली है, मैंने उनका कोई और नुकसान किया है? नहीं। उनको ये लगता है कि अगर ये ताकतवर होगा तो ये ताकतवर होंगे, और ये ताकतवर होंगे तो इनका जुल्म करने की हिम्मत आपकी नहीं पड़ेगी, और इनकी जिंदगी बदलने का काम ये सब लोग मिलकर करें। गांव में जो और भाई रहते हैं अन्य जाति धर्म के, उनमें भाईचारा पैदा करो। अब तक हम सबको बनाते आए। उनसे कहो कि आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। आपकी तरफ कोई आंख उठाएगा तो आपकी जहां पसीना पड़ेगा हम लोग खून देने का काम करेंगे। यहाँ इसी जिले में, इसी प्रदेश में आज मुसलमानों के क्या हाल है? तुलसीदास जी, ये हाल है मुसलमानों के कि सुबह निकलेंगे तो ये नहीं पता शाम को इज्जत से घर पहुंच जाएंगे। ये हाल है। ये नहीं पता कि कोई दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, धर्म के नाम पे खाल उतार लेगा, नहीं पता है। और अगर उनके लिए कोई लड़ सकता है तो ये नीले पटके वाले लोग, कमजोर वर्गों के लोग ये लड़ सकते हैं। आज हमारे गुर्जर समाज के लोगों को तमाम तरह का अपमान सहने के लिए मजबूर किया गया, और जो लोग लड़ने आए स्वाभिमान के लिए उनको मेरठ में जेल में बंद कर दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं। जब मैं यहां से जाने घोषणा करता हूं तो सारे नेताओं को लगता है ऐसा ना हो कि ये बहुसंख्यक गुर्जर समाज चंद्रशेखर आजाद की तरफ चला जाए, तो फिर दौड़ने लग जाते हैं कि हम भी आगे, हम भी आगे। मैं आपको ये कह रहा हूं, अभी तो मैदान सजा है ना। अभी तो जुमे 8 दिन हुए, अभी तो मैं आया हूं मैदान में, अभी तो आया हूं। मुझसे जो पुराने नेता हैं, जो लोग मेरा उनसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे हो सकता है? वो इतने बड़े हैं, उनके कद के सामने मैं बहुत छोटा सा हूं। उनको इतनी बार मौके मिले, मुझे मिला क्या है अभी तक? एक मौका चंद्रशेखर आजाद को बराबरी का मिलने तो दो, फिर कंपैरिजन करना, फिर कंपैरिजन करना। देखो मेरी बात को सुनो, कोई गलत बात नहीं है, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी के आलोचना नहीं करनी, सब अपने हैं। भाई आपको मोटरसाइकिल मिली है बजाज की पल्सर 200 सीसी। जो अन्याय करना चाहता है, आप जानो ना जानो, अभी वो एक सभा मथुरा में कुछ लोग कर रहे थे, वहां बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क है, उसमें कुछ हो गया तो बहुत एक दो पंचायत कर रहे थे, तो एक बड़ा समुदाय बैठ के, मैं तो उनसे लड़ भी नहीं रहा हूं, तो कह रहे हैं उनका एक नेता है वो रावण करके उसके पास गए हैं और गाली देके साहब बोले कि यहां आ गया तो जिंदा नहीं जा पाएगा, ऐसे दांव मार के, मूछों पे दांव मार के और ऐसे जांग पे हाथ मार के। भाई मैं तुमसे लड़ना ही नहीं चाहता, मैं तो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे पता है कि लाठी, डंडों, तलवारों से, बंदूकों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। मैं तो इस लड़ाई को लड़ना ही चाहता। जिस दिन इस लड़ाई को लड़ने जैसी नौबत आई देश में और लड़नी पड़ी, उस दिन भी इतिहास पढ़ लेना। मैं तो संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, वोट की ताकत को जानता हूं, वोट की ताकत को समझता हूं, वोट के लिए इनको तैयार कर रहा हूं। बाबा साहब इतनी बड़ी ताकत दे गए, जिसे चाह कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाह जमीन पे पटक दो। निराश तो नहीं करोगे? जिस बैनर पे आप फोटो मेरी देख लो, क्या समझोगे कौन है वो प्रत्याशी? वो ये समझ लेना कि वो चंद्रशेखर है और इसको हमें ताकत देनी है। ऐसे उसमें मत पड़ना कि उससे कहोगे शराब ले जाओ, हैं? ऐसी चीजें तो नहीं मांगोगे उससे। इसका भी उदाहरण बता देता हूं, गौर से सुनो, बैठ जाओ भी आप लोग, जल्दबाजी मत करो, बैठ जाओ। इस तरह अगर आप नहीं बैठोगे तो बात मजे नहीं आएगी। देखो इनको, देखो तो बैठना, देखो गौर करो, बसो आमत रखो। मैंने आपको क्या बताया, बहुत गौर से सुनना। एक गांव में 500 वोट है, 400 वोट पड़ी, एक आदमी को 200 वोट मिली, दूसरे आदमी को 199 वोट मिली।
जीता कौन? कौन जीता? 201 वाला, ठीक है। हारा कौन? 199 वाला। अंतर क्या है? 2 वोट का। 1 वोट इधर गिर जाए तो टाई हो गया, फिर पर्ची गिरेगी, पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे बनेगा। एक एक वोट अहमियत रखती है, लेकिन हमारे नेता एक एक वोट को सोच के बैठे हैं कि हम क्यों तैयार करें, इनको तो चंद्रशेखर आके तैयार करेगा गांव में। ये तो उसका काम है, क्योंकि चंद्रशेखर अपने घर का काम कर रहा है। मैं बहुत सच्चाई की बात बता रहा हूं। 28 अगस्त थी भाई, जून 28 जून को देवबंद में जो मेरे ऊपर गोली चली थी, देवबंद के लोग यहां हैं, मैं अजय के घर से आ रहा था। देवबंद में जब मेरे ऊपर गोली चली, जिन लोगों ने गोली चलाई उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर जश्न मनाया। उनको लगा कि ये मर गया। मैं आपको भी बता रहा हूं, गोली चला के 4-5 गोली चला के लगा उनको कि मर गया। तो सामने 10-20 मिनट 15-10 मीटर करीब होगी, कितने मीटर होगी? कौन है हमारी टीम में? डॉक्टर आप तो थे, कितने मीटर खड़ी होगी सामने गाड़ी में? 6-7 मीटर होगी। 6-7 मीटर पे उन्होंने खड़े होके खूब मुस्कुराहट ली और हवा में गोली चला के अपने आप को ये महसूस किया कि उन्होंने जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। खुश हुए वो, और फिर वो अपनी गाड़ी को लेके चले गए। उनको लगा वो जिस मकसद से आए थे उनका मकसद कामयाब हो गया। अब आप ये देखो, अगर वो गोली 1 इंच इधर हो जाती तो आज यहां इस प्रोग्राम में चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लग रही होती है आपके, ठीक है। आप कितने आरोप लगा लो, कितना उपहास डालो, कितनी देर की बातें कर लो, लेकिन मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगले 10 साल में भी एक चंद्रशेखर पैदा नहीं कर पाते आप, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए कोई गोली इंतजार कर रही। ना आप व्यक्ति को पहचानते, ना व्यक्ति के किरदार को पहचानते। आप इस सहारनपुर के रहने वाले हैं, 16 महीने आप मेरे साथ थे, 16 महीने मैंने जेल काटी। आप गवाह हैं, अगर मैंने आप में से किसी के आगे आंसू बहा के कहा हो कि मुझे निकाल दो, मुझे जेल में नहीं रहना, आप गवाह हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, इतिहास गवाह है, मैंने कभी आंसू नहीं बहा जेल के लिए। देखता है आपके आंसू? एक अकेला अपने सैकड़ों, हजारों, लाखों साथियों के साथ अगर खड़ा हो गया है, तो सारे बड़े बड़े कोट पैंट वालों को, कुर्सी वालों को ये समस्या हो गई है। इसलिए लात मारी, क्योंकि हमारे गुरुओं ने कहा है कि किसी के आगे गर्दन झुकाना मत, चाहे गर्दन कट जाए। उन्होंने कहा आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। अगर दुश्मन के खेमे में जाना होता तो फिर ये गोलियां काहे को खानी पड़ती? गोली पूछ के चलती है क्या? लेकिन क्यों मारना चाहते हैं वो लोग मुझे? मैंने उनकी भैंस खोल ली है, मैंने उनकी जमीन छीन ली है, मैंने उनका कोई और नुकसान किया है? नहीं। उनको ये लगता है कि अगर ये ताकतवर होगा तो ये ताकतवर होंगे, और ये ताकतवर होंगे तो इन पर जुल्म करने की हिम्मत आपकी नहीं पड़ेगी, और इनकी जिंदगी बदलने का काम ये सब लोग मिलकर करें। बस ये लड़ाई है उनकी, मेरी और कोई लड़ाई नहीं है। ना मैंने एक जमीन खरीदी है, ना मेरी है, ना मैं लेके जाना चाहता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन जाऊंगा उतनी जगह लूंगा जितने में मुझे जलाया जा सके, दफनाया जा सके। इससे ज्यादा कुछ साथ लेके नहीं जाऊंगा, मेरी बात को याद रखिए। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, निराश तो नहीं करोगे? जिस बैनर पे आप फोटो मेरी देख लो, क्या समझोगे? कौन है वो प्रत्याशी? प्यारे साथियों, मैं बहुत लोगों की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं आपको एक वचन देकर कह सकता हूं, जब तक हम भाई हैं और हमारे खून में, शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, हम अपने प्राणों को बलिदान कर देंगे, लेकिन आपके सम्मान, स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, याद रखें। और ये लड़ाई मांगने की नहीं है, लड़ाई देने की है। और ये मिशन जो है महापुरुषों का, ये इस महामिशन में वही आदमी काम कर सकता है जिसको कुछ पाने के लिए कुछ खोने की। 28 जून को देवबंद में जो मेरे ऊपर गोली चली थी, देवबंद के लोग यहां हैं, मैं अजय के घर से आ रहा था।
देवबंद में जब मेरे ऊपर गोली चली, जिन लोगों ने गोली चलाई उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर जश्न मनाया। उनको लगा कि ये मर गया। मैं आपको भी बता रहा हूं, गोली चला के 4-5 गोली चला के लगा उनको कि मर गया। तो सामने 10-20 मिनट 15-10 मीटर करीब होगी, कितने मीटर होगी? कौन है हमारी टीम में? डॉक्टर आप तो थे, कितने मीटर खड़ी होगी सामने गाड़ी में? 6-7 मीटर होगी। 6-7 मीटर पे उन्होंने खड़े होके खूब मुस्कुराहट ली और हवा में गोली चला के अपने आप को ये महसूस किया कि उन्होंने जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। खुश हुए वो, और फिर वो अपनी गाड़ी को लेके चले गए। उनको लगा वो जिस मकसद से आए थे उनका मकसद कामयाब हो गया। अब आप ये देखो, अगर वो गोली 1 इंच इधर हो जाती तो आज यहां इस प्रोग्राम में चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लग रही होती है आपके यहां। ठीक है, आप कितने आरोप लगा लो, कितने उपहास डालो, कितनी देर की बातें कर लो, लेकिन मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगले 10 साल में भी एक चंद्रशेखर पैदा नहीं कर पाते आप, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए कोई गोली इंतजार कर रही। ना आप व्यक्ति को पहचानते, ना व्यक्ति के किरदार को पहचानते। आप इस सहारनपुर के रहने वाले हैं, 16 महीने आप मेरे साथ थे, 16 महीने मैंने जेल काटी। आप गवाह हैं, अगर मैंने आप में से किसी के आगे आंसू बहा के कहा हो कि मुझे निकाल दो, मुझे जेल में नहीं रहना, आप गवाह हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, इतिहास गवाह है। मैंने कभी आंसू नहीं बहा जेल के लिए, और मैंने कभी नहीं कहा, इतिहास गवाह नहीं है, मैं इस बात का साक्षी हूं। वकील मेरे साथी इस बात के गवाह हैं, दोनों भाई यहां बैठे। मैंने कहा एक बच्चा जब बाहर चला जाएगा उस दिन के बाद मैं बाहर आऊंगा। जब तक सब लोग यहां से बाहर नहीं जाएंगे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कल किसी की मां से मैं किस तरह आंख मिला पाऊंगा कि उसका बच्चा जेल में है और चंद्रशेखर आजाद बाहर घूम रहा है। 16 महीने में 2 बार जन्म लेता है बच्चा, 2 बार। 8 साढ़े 8 महीने का बच्चा जी जाता है। मैंने 16 महीने एक बार में इस दिन के लिए जेल काटी कि जिस दिन मुझे अवसर मिलेगा मैं इस अन्याय की ऐसी व्यवस्था बना के इस अन्याय का इलाज करूंगा कि दोबारा किसी गरीब के बेटे को कोई झूठे मुकदमे में फंसा नहीं पाएगा, किसी गरीब की बेटी की तरफ कोई आग नहीं उठा पाएगा। अगर यह रास्ता सुख सुविधाओं का होता तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि अगर इस रास्ते पे सुख सुविधाएं होती तो मैं रास्ता कभी नहीं चुनता, क्योंकि मैंने अपने जीवन को अपने गुरुओं संतों के नाम, महापुरुषों के आंदोलन के नाम, उनके अधूरे सपनों के नाम समर्पित किया है। अगर ये रास्ता सुख सुविधा का होता तो मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करता। ये संघर्ष का रास्ता है और यहां हर एक दिन चैलेंज है। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है, शारीरिक रूप से तैयार रहना, आर्थिक रूप से तैयार रहना है, आपका आलोचना आरोप के लिए तैयार रहना है। और चारों तरफ, और आज हालात ऐसे हैं, मैं सहारनपुर में खड़ा होकर कह रहा हूं कि देश की कोई पार्टी एक भी ऐसी नहीं है जो ये नहीं सोचती सुबह शाम की आदमी जितना जल्दी मर जाए उतना हमारा भला। मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी समस्या क्यों ना, हम 8 घंटे मेहनत मजदूरी करना सीख गए हैं, हम चुगली करना सीख गए हैं, बुरा भला कहना सीख गए हैं, गाली देना सीख गए हैं, नीचा दिखाना सीख गए, लेकिन हम ये नहीं समझे कि हमारे गुरुओं ने क्या कहा। हमारे गुरुओं ने कहा सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा, वही कामयाब होगा जो मिलजुल के रहेगा, जिसमें भाईचारा होगा। और उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर मिलजुल के रहोगे इस तरह जिस तरह मधुमक्खियां रहती है, तो अगर एक मधुमक्खी की तरफ कोई आंख उठाता तो सारी मधुमक्खियां ये नहीं पूछती कि आंख उसकी किसकी तरफ उठी थी, सब एकजुट होकर उसकी तरफ चल पड़ती हैं। तो सामने वाले के पैर कमजोर पड़ जाते हैं, कदम उखड़ जाते हैं, उसको भागना पड़ता है। यहां जिन लोगों के कंधे में मैंने जिम्मेदारी दी है पदाधिकारी बना के कि वो जाके काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों को जगाएंगे, भाईचारा बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, वो लोग काम करने की बजाय मुंह दिखाने का काम करते हैं। मुझे जब मैं आ जाता हूं तो आ जाते हैं, जब मैं चला जाता हूं तो चले जाते हैं। ये लड़ाई, पूरा आंदोलन किसी को खुश करने का नहीं,
हम यहाँ गरीबी में हैं, हम यहाँ बेकारी में हैं, हम यहाँ लाचारी में हैं, हमारे साथ समस्याएं हैं, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे घरों में बुलडोजर चल रहे हैं, हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, हमें तमाम तरह के अपमान से गुजरना पड़ रहा है, हमारे इनकाउंटर हो रहे हैं। इन सबको खत्म कैसे करोगे? नारा लगा के, झंडा उठा के? ये तब खत्म होगा जब आप अपनी ताकत बना लोगे। आज कह रहा हूं आपसे, नगीना के लोगों ने आपको इज्जत दी, सहारनपुर के लोगों, नगीना बिजनौर के लोगों ने आपको इज्जत दी। आपको बिजनौर के लोगों का हाथ उठा के धन्यवाद करना चाहिए। मैं सांसद चाहे नगीना से बना है, देश के किसी भी कोने से बनता है, ये इज्जत सहारनपुर के लोगों को दी है। लोगों ने सहारनपुर पे भरोसा किया, सहारनपुर के खून को अपना खून माना। आपकी जिम्मेदारी बैठती है कि आप अपने क्षेत्र में ज्यादा काम करो। आज आप हजारों की संख्या में, अगर आप दिन में 1 घंटा भी मेरी बात पे पहरा दो और काम करो जाके, तो मैं लिख के देता हूं। पंचायत चुनाव हमारे सामने, क्षेत्रीय चुनाव, ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव है, उसमें आबादी दलित, पिछड़े, मुसलमान लोगों की ज्यादा है। और जिसका बटन दबेगा, जिसकी मोहर लगेगी, उसकी ताकत बनेगी, और जिसकी ताकत बनेगी उस पे बजट आएगा, और जिस पे बजट आएगा वो ही विकास करा पाएगा। बाकी लोग बैठ के तमाशा देखेंगे। जो प्रधान बनेगा वही सड़क बनवा पाएगा, वही खड़ंजा लगवा पाएगा, वही बिजली की लाइट का खंभा लगवा पाएगा, वही और गांव में पंचायत घर बनवा पाएगा, वही धर्मशाला वही विकास के कार्य कर पाएगा। और जो 1 वोट से हार जाएगा वो क्या करेगा? वो प्रधान को 5 साल बुरा ही कहता रहेगा कि प्रधान बुरा है, बुरा है, बुरा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।